काफी जटिल है। ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचर। जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ग्रहों का प्रभुत्व इस चराचर जगत पर विद्यमान रहेगा। ग्रह नक्षत्र जो है ये मनुष्य के क्षण क्षण प्रतिक्षण जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रतिक्षण जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जहां पर एक जैसा हो जाता है वहां कोई चीज जाकर अटक जाती है, फिर वहां से न वो नीचे गिरती है न ऊपर जाती है। जहां दोनों का केंद्र बिंदु होता है गुरुत्वाकर्षण का, उसी तरह से जब आदमी भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रयाण करता है और भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेता है और यहां तक भूल जाता है कि मैं कौन हूं। एक उसे नंदलाल ही समझ में आते हैं कि एक वही है, बाकी मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं। एक राम ही है, उन्हीं का अस्तित्व है, मेरा नहीं। एक शिव ही है, उनका अस्तित्व है, मेरा नहीं। तब इन ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक ये बोध है मैं हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज माई ड्यूटी, आई एम अमुक, ठीक है, जब तक ये भाव है तब तक ग्रहों की पल प्रतिपल स्थिति आपके जीवन को प्रभावित करेगी। अब ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र ऐसा कोई मतलब की चीज नहीं है कि जिसे आप अजूबा कहें। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत वो है जो गणित है, जैसे सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये गणित है। तिथि गुणितम रजनी परिमाणम नियम रहितम शीतपक्ष विमिश्रम बाण शशांक विभाजित लब्धम प्रतिवासर चंद्रोदय चास्तम, ये चंद्रमा के उदय अस्त का है। उसी तरह से जैसे सूर्योदय निकालना है, अनादि वासर राम हता गगनानल बाण शशांक युता परिभाजित शून्य रसई घटिका मकरादि दिनम करकादि दिशा, उसमें दिनमान में 5 का भाग देने से सूर्यास्त आ जाता है, रात्रिमान में 5 का भाग देने से सूर्योदय आ जाता है। तो सिद्धांत के अंदर तिथियों का, नक्षत्रों का, योग का, करण का, तिथि का मान, और कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा और कब अधिक मास लगेगा, कब मतलब कि जो है 6 मास होगा, इसका निर्धारण जो होता है वो सिद्धांत से होता है। और अटक से कटक तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे विश्व में जहां भी ज्योतिष की जाती है वहां एक ही फार्मूले को अपनाया जाता है। इसके लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। तो ज्योतिष के इस पाठ पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जैसे 2 में 2 का गुणा करने से 4 होता है, उसी तरह से ये मतलब कि एकदम एक सिद्धांत और सूत्र के तहत है जिसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। चाहे वो ग्रहों का स्पष्टीकरण हो, चाहे वो चंद्रमा का स्पष्टीकरण हो, चाहे सूर्य का स्पष्टीकरण हो, सिद्धांत सिद्धांत है कुल मिला के ये। दूसरी बात आती है संहिता, जिसका मैं दावे के साथ कहता हूं आज 1% लोगों को भी, 1% ज्योतिषियों को भी ज्ञान नहीं है, लेकिन सब ज्ञान बखारते हैं। वो संहिता क्या है? संहिता है संपूर्ण विश्व पर आने वाली आपदा विपदा सुख दुख का ब्यौरा, ये संहिता है। इसको कैसे जानते हैं? इसको जानने के लिए हमारे यहाँ वाराही संहिता जैसे संहिता के तमाम ग्रंथ हैं। रात में नक्षत्रों को देख करके, नक्षत्रों के गति को देख करके, इंद्रधनुष को देख करके, हवा के चलने के रुख को देख करके, सारी चीजों का सामंजस्य करके तब संहिता का निर्धारण होता है। संहिता से क्या जाना जाता है? भूकंप कब आएगा, बाढ़ कब होगी, अनावृष्टि कब होगी, और या मतलब कि युद्ध कब होगा, या रक्तपात कब होगा, या भूखमरी कब आएगी, या दुर्घटनाएं कब होंगी, या आग से ज्यादा प्रभाव कब पड़ेगा,
या जल से कैसे स्थिति खराब होगी, ये संहिता के अंतर्गत आता है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज आपके दुकान में कभी न बिकेगी वो चीज आप अपने दुकान में रखोगी क्यों? सीधी सीधी बात है। तो जो लोग ज्योतिषी बनकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तो ये रह जाएंगे तो वो हो जाएंगे, तो अमेरिका हो जाएगा, तो पाकिस्तान हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा, ये लोग केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का एक प्रयास कर रहे हैं। डरा ज्यादा रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास कर रहे हैं। पूछो क्यों? अगर हमसे कोई ये पूछने नहीं आता कि महाराज जी सन 2026 में भारत का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, तो मैं बताऊंगा कैसे? और जब मैं बताऊंगा नहीं, कोई मुझसे पूछेगा नहीं, तो उसको मैं पढ़ूंगा क्यों? यहाँ तो सब काम पैसे पे हो रहा है। अरे लोग आते हैं पूछने के लिए कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बनेगा, मेरा कर्ज कब उतरेगा, मुझे बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, मेरा बच्चा नहीं बोलता है कब बोलेगा, ये सब पूछने आते हैं ना। तो तुम संहिता तो पढ़ते नहीं हो, तो संहिता पे फिर कैसे बहस करते हो? हाँ 2026 सूर्य का साल है, इस साल तो ऐसे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो ये रहेंगे तो वो रहे। क्या क्या बकवास करते हो? भगवान से भी नहीं डरते हो? एक मिनट के लिए भगवान से भी डर नहीं लगता है? अब मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, 5 राशि वालों के ऊपर धन बरसाएगा, ये करेगा वो कर, मतलब कितना बहुबात, मतलब सुन करके दिमाग फटता है। ये लोग ज्योतिष के इज्जत को एकदम धूल धूसरित करना चाहते हैं। ज्योतिष की जो एक मर्यादा है, ज्योतिष की जो एक साख है जनता के निगाह में, उसको ये लोग सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के बहाने एकदम धूल धूसरित कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जनता इनके झूठ को समझेगी, आज नहीं तो कल इनको पहचानेगी। और अब लोग पॉडकास्ट करने वाले निकल गए हैं कि एक हवा और पैनिक फैला करके हम व्यूज पा जाएंगे, उससे हमको पैसा मिल जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जब हम जन्म लेते हैं, अब इसमें भी एक बात समझो, जैसे लोग कह रहे हैं कि सूर्य का साल है, 2026 के लिए बड़ा हल्ला मच रहा है, सूर्य का साल है। सूर्य का साल कैसे है? 2026 को टोटल जोड़ने पर 1 आता है, 10 आता है, 10 का मूलांक 1 होता है, 1 का अधिपति सूर्य है, इसलिए कहते हैं सूर्य का साल है। अच्छा। मैं पूछता हूं दिव्या कि किसी भी व्यक्ति का मान लो 19 तारीख को जन्म हुआ तो उसका मूलांक 1 होगा, और ट्विंस बच्चे पैदा हुए, 2, एक लड़की और एक लड़का, दोनों एक साथ 10 मिनट के अंदर में पैदा हुए या 5 मिनट के अंदर में पैदा हुए, क्या दोनों का जीवन एक जैसा रहेगा? ना। क्या दोनों के जीवन के सुख दुख एक जैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों का विवाह शादी एक समय पर होगा? क्या दोनों की एजुकेशन एक जैसी होगी? क्या दोनों के बच्चे एक जैसे होंगे? नहीं ना। अगर ये 2 बच्चों में सिमिलरिटी नहीं है तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारा 1 नंबर जो है काम करेगा? हम कैसे मान लें न्यूरोलॉजी को? अगर ये सन 2026 चल रहा है, अगर ये 2 साल बाद लागू हुआ होता तब ये किसका साल होता? और 5 साल पहले चालू हुआ होता तब ये साल किसका होता? सोचने वाली बात है जी। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब जन्म कुंडली बनती है, 2 लड़कों की जन्म कुंडली एक जैसी ही होती है और दोनों के जीवन के घटनाक्रम में बहुत अंतर होता है, तो उस समय जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ज्योतिषी को चाहिए कि उसका निषेक साधन करें। निषेक कहते हैं गर्भ साधन को, गर्भ साधन करे। गर्भ साधन कहते हैं कि जैसे एक अंडा महिला के अंदर निकला और उस पर सेचन हुआ और फिर 3 दिन बाद दोनों ने मतलब कि संबंध बनाया, फिर तीसरे दिन दूसरा अंडा आ गया, उस पर भी सेचन हुआ तो दूसरा बच्चा भी आ गया, तो ये जुड़वा बच्चे हो गए। ठीक है, दोनों के गर्भधारण में 3 दिन 4 दिन 5 दिन का अंतर है, गर्भ मोक्ष भले एक साथ हो रहा है। तो जब निषेक कुंडली बनेगी, दोनों की गर्भाधान कुंडली बनेगी, तो दोनों में 3 दिन 4 दिन का अंतर आ जाएगा और गर्भाधान कुंडली के जो ग्रहों की स्थिति होगी उसके अनुसार से वही घटनाएं घटित होंगी जो गर्भाधान कुंडली फलादेश करेगी। अब इसकी तो जानकारी है नहीं, निषेक कुंडली बनाने के लिए, गर्भाधान कुंडली बनाने के लिए कह दो तो पैर फूल जाएगा, हाथ फूल जाएगा। केवल लैपटॉप पे जितना काम आता है बटन दबा करके कर लें। जब गणित करना पड़ेगा, जब जोड़ना घटाना पड़ेगा, जब गौमूत्रिका साधन करना पड़ेगा, तब हाथ पैर फूल जाएंगे कि आप तो यहाँ तो कोई जवाब ही नहीं है। तो कहने का आशय ये है
कि जब मनुष्य सामान्य जीवन जी रहा होता है तो उसके ऊपर ग्रहों का क्षण प्रतिक्षण प्रभाव पड़ता है। इसी से हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। लेकिन चाहे वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले, प्रभाव पड़ेगा नहीं। कर्म की व्याख्या यहाँ दो प्रकार से है। कर्म की बात, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्म का मतलब यहाँ है पुरुषार्थ से नहीं, कर्म का मतलब यहाँ भाग्य से भी है। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताही न आवे ताही पर ताही तहां लग जाए। कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट पढ़ने में है, ठीक है, लेकिन उसका सूर्य ग्रह खराब है। अब सूर्य ग्रह अगर उसका दूषित है, खराब है, तो बच्चा इंटेलिजेंट तो है, 100 में 100 नंबर करने वाला है, लेकिन जिस दिन उसका टाइम टेबल आ जाएगा एग्जाम का, उस दिन से उसके मन में एक भय पैदा हो जाएगा कि अब तो एग्जाम आने वाला है, मेरी ये तैयारी नहीं हुई है, मेरी वो तैयारी नहीं हुई है, मैं तो यहाँ कमजोर हूँ, मैं तो वहाँ कमजोर हूँ। वो अपने तमाम नकारात्मक पक्ष को मन में सोच सोच कर डिप्रेस हो जाएगा और बीमार होना शुरू होगा, और एग्जामिनेशन के डेट तक वो बीमार हो जाएगा, और यहाँ तक कि वो पेपर को देखकर उसका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये सूर्य की खराबी का परिणाम है। चंद्रमा की खराबी का परिणाम है, केतु शनि राहु मंगल के साथ चंद्रमा हो गया, तो ऐसा बच्चा आता जाता तो उसको सब कुछ है, लेकिन जब पेपर देखेगा तो यहाँ का जवाब वहां, वहां का जवाब वहां कर देगा, क्योंकि प्लानर पॉइंट का मालिक चंद्रमा है। इसी तरह से सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा खूब, सारा पेज आपको याद हो गया, लेकिन दूसरे दिन जब आपको याद करना है तो सब भूल गए। इसका मतलब बुध ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है। बुधे न बुद्धि सदन से संस्था, ये बुद्धि का ग्रह है और ये अस्त है, इसलिए आपको मेमोरी पावर कमजोर है, भूलने की बीमारी है। तो दूसरा कर्म ये होता है साधना। दूसरा कर्म ये होता है साधना। अगर हमने साधना उच्च कोटि की कर ली, राम कृष्ण हरि दुर्गा, किसी की साधना में यदि हमने तन्मयता बनाया और ध्यान करना हमने शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, तो फिर एक जो अंतर ज्वाला जागृत होती है, वो हर परिस्थितियों में व्यक्ति को सफलता देती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवनी में लिखा कि अगर मैं जानता कि ध्यान में इतनी ताकत होती है, तो सबसे पहले मैं ध्यान करके अपने को योग सिद्ध करता और उसके बाद 1 साल के अंदर ही पूरी दुनिया की पढ़ाई कर लेता। तो कहने का आशय हमारी ये है कि सरकारी नौकरी पाने का प्रयास तो आप सभी लोग करते हैं। आज वो स्थिति है ना कि जैसे नारद जी जाकर के विश्वमोहिनी के स्वयंवर में बंदर का मुंह लगा के बैठ गए, और जिधर जिधर विश्वमोहिनी जाती थी उधर उधर नारद जाकर के बैठ जाते थे कि अब माला मेरे गले में पड़ेगी, अब माला मेरे गले में पड़ेगी। उसी तरह से आज हर आदमी नारद की तरह बंदर का मुंह लगा करके और सरकारी नौकरी जिधर जिधर है उधर उधर घूम रहा है कि अब ये सरकारी नौकरी मुझे ही मिलेगी। अरे 142 करोड़ का देश, केवल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी है, बाकी 140 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में नहीं है। तो इतना थोड़ी है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई ज्योतिषी के पास कोई आता है पूछने के लिए, तो ज्योतिषी का पहला कर्तव्य होता है, जितना मैं ज्योतिष जानता हूं, अगर आपको लगे कि गलत बोल रहा हूं तो आप जरूर टेलीविजन पे फोन करके भी कहिए कि पंडित जी आप ये गलत कह रहे हैं। दशम और तृतीय 2 भावों का मूल्यांकन करिए। यदि दोनों के भावेश मजबूत स्थिति में हैं, अच्छे नवांश में हैं, तो ऐसे जातक की आजीविका निसंदेह बहुत अच्छी होगी। और अगर दोनों भाव का स्वामी अस्त, पीड़ित, पापग्रह से विक्षिप्त है, तो ऐसा जातक जिंदगी भर रगड़ कर मर जाएगा, लेकिन उसकी आजीविका कभी ठीक नहीं होगी। हाँ, भाग्य से भी सरकारी नौकरी मिलती है, मैंने देखा है। मैं कम से कम 2-4 यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग मेरे सानिध्य में रहे हैं और उन्हें सफलता मिली है। उनकी जन्म कुंडलियों को अध्ययन करने का मुझे मौका मिला है। उसमें हमने देखा है कि या तो सूर्य और मंगल उच्च के नवांशक में हो जाते हैं, या तो भाग्येश उच्च के नवांशक में हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, और क्वालिफाई ही नहीं करता है, मेरिट में आ जाता है, अंडर 100 की मेरिट में आ जाता है।
तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों की स्थिति अगर अनुकूल हो और साथ में व्यक्ति का कर्म भी अच्छा हो तो चीजें आसानी से हो जाती हैं। सरकारी नौकरी मिलना आसान तब हो जाता है जब ग्रह स्थिति हमारे अनुकूल हो। अच्छा, कौन कौन से ग्रह खराब होते हैं इसके बारे में जिससे नौकरी नहीं मिल पाती है ये भी आप जान लीजिए, और किन ग्रहों के कारण मिलती है ये भी जान लीजिए। देखिए, नौकरी का कारक ग्रह जो है वो तो है शनि। सरकारी नौकरी दिलवाने या प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि की अहम भूमिका होती है, क्योंकि शनि को नौकरी का कारक ग्रह माना गया है। इसके लिए शनि का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। मजबूत का मतलब क्या? कुश्ती लड़ेगा? अरे नहीं, मित्र के गृह में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे नवांश में हो, मृतक अवस्था में न हो, वृद्धावस्था में न हो, पाप पीड़ित न हो, तब वो मजबूत माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है और कुंडली में अगर सूर्य दशम भाव या एकादश भाव में अच्छी स्थिति में है, या कुंडली में पंच महापुरुष योग में कोई एक योग है। ये पंच महापुरुष क्या है? रुचक योग है, भद्र योग है, हंस योग है, मालव्य योग है, सस योग है, यही है पंच महापुरुष योग। मंगल अगर केंद्र में मकर राशि का, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का हो तो रुचक योग होता है। कन्या और मिथुन का बुध हो तो भद्र योग होता है। अगर कर्क, धनु और मीन का बृहस्पति हो तो हंस योग होता है। अगर तुला, वृषभ और मीन राशि का शुक्र हो तो मालव्य योग होता है। अगर मकर, कुंभ या तुला राशि का केंद्र में शनि हो तो सस महापुरुष योग होता है। ये 5 महापुरुष योग हैं। अगर किसी की कुंडली में ये महापुरुष योग हैं और उनके कुंडली में दशमेश और तृतीयेश की स्थिति अच्छी है, सूर्य मंगल का अच्छा संबंध है, सूर्य मंगल की अच्छी स्थिति है, नवमेश उच्च के नवांश में है, तब ऐसे व्यक्ति को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करने में कोई ना रोक पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किन गलतियों के कारण आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आती है। पहली बात, जैसे उदाहरण के लिए एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना है और आपको पता नहीं है कि हम दिल्ली में से कलकत्ता कैसे जाएंगे। अगर दिल्ली के किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आप बात करें कि भाई कलकत्ता जाना है, मुझे कैसे जाऊं, तो आपको बता देगा कि कलकत्ता में जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां प्लेटफार्म नंबर 8 पर रात को 8 बजे एक गाड़ी मिलेगी, उसमें बैठ जाइएगा, वो आपको कलकत्ता ले जाएगी। तो आप जब उस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आपको रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा, कलकत्ता तक वो सुबह आपको ट्रेन पहुंचा देगी। उसी तरह से ज्योतिषी का ये रोल तो हो सकता है कि अगर वो बच्चे को देखे या बच्चे की जन्म कुंडली देखे तो वो ये गाइड कर सकता है कि बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसे आर्किटेक्ट बनना चाहिए, उसे सीए बनना चाहिए, उसे बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, या आईआईटी करना चाहिए, या आईटीआई करना चाहिए, या टेक्निकल शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, या ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहिए, या प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहिए, या वैज्ञानिक बनना चाहिए, या सेना में जाना चाहिए, या सिपाही बनना चाहिए। मतलब क्या प्रोफेशन हो, ये चीज तो लगभग ज्योतिष से आराम से डिसाइड हो जाती है। क्यों? चंद्रमा से दशम भाव को देख लीजिए और लग्न से दशम भाव को देख लीजिए। अब इन दोनों भाव में से दशम भाव को जो ग्रह ज्यादा प्रभावित करेगा उसी के अनुसार व्यक्ति की आजीविका होगी और आसानी से होगी। अब अगर इसके उलट आप जा रहे हैं, जाना है जम्मू, जा रहे हैं बनारस, तो वही होगा कि क्या कर रहे हो, राजेंद्र नगर में रुक करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। कितने साल से? 6 साल से। क्या हुआ? आज तक प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो 6 साल बर्बाद। तो ये पहले डिसाइड हो जाना चाहिए, या तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए मैं किस योग्य हूं, मेरी योग्यता क्या है। क्योंकि आपको दूसरा कोई समझ पाए या ना समझ पाए, आप अपने को खुद तो समझते हो ना। जैसे आप मुझे ना समझ पाए, लेकिन मैं तो अपने को जानता हूं ना, मैं कितने पानी में हूं,
मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। तो आप अपनी योग्यता का ध्यान दे लीजिए। माता पिता को धोखा देना बंद करिए। कितने घंटे आप पढ़ते हैं, कितना पढ़ाई में आपकी रुचि है, कितना पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, इन सब बातों का ध्यान दे करके, और परीक्षा कितनी रफ टफ है उसको आप कैसे फेस करेंगे, उसके अनुकूल अगर आप फैसला लें तो आप कभी निराश नहीं होंगे।